जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो कल तक हमने देख लिया था कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। फिर कल हम लोगों ने एक बड़ा सा कंसोलिडेटेड क्वेश्चन भी देख लिया था जिसमें आपकी 6 की 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज इन्वॉल्व हो रही थी और हमने उसका देख लिया कि जी मुबशिर, आपने अपना माइक ऑन किया है तो बात करनी है। चलो मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, बाद में मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड पे आपसे पूछ लूंगी। अच्छा जी, तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। तो अगर आपने मुबशर अभी अगर आपकी पहली क्लास है या आपने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है तो लेक्चर्स आपने पुराने ले लेने हैं। हम लोग काफी जो है अपने डबल एंट्री बुक कीपिंग कर चुके हैं, बेसिक कर चुके हैं अकाउंटिंग की, और अभी हम लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी कल हमने मटीरियली कवर कर दिया था। अभी मुझे सिर्फ आपको थोड़ी सी एक बात बतानी थी, दो तीन छोटी छोटी चीजें डिस्कस करनी है। ये फॉर्मेट वाला अच्छा, ये फॉर्मेट वाला जो है ये मैंने एलएमएस पे अपलोड कर दिया, लेकिन अभी मुझे इसमें ख्याल है मैंने इसमें करेक्शन करनी थी, तो आप लोग अभी इसको डाउनलोड मत कीजिएगा, अभी सिर्फ यहाँ से देख लीजिए, राइट। तो अब उसमें जो मुझे बातें डिस्कस करनी थी, कुछ छोटी मोटी बस चीजें रह गई हैं, उनको आज हम इंशाल्लाह क्लोज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये, हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हुए एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या, नोट्स के बारे में, नोट्स पेबल का हमने बात की थी, राइट। और मैंने आपको ये बताया था कि नोट्स पेबल बेसिकली होता क्या है, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी, इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी बेसिकली, ठीक है। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। और ये स्पेशल काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको ये बता दूं कि आई परचेज गुड्स, राइट, पहली ट्रांजैक्शन में आपको ये बता रही हूँ, आई परचेज गुड्स फॉर ऑन क्रेडिट, Muted. Unmuted. हाँ जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आई परचेज, मेरा जो बिजनेस है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000, ठीक है। और दूसरे दिन की मैं आपको ट्रांजैक्शन अगर ये बताऊं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 अगेंस्ट नोट्स पेएबल, ठीक है। कहीं पे भी उसमें क्या आ जाए, नोट्स पेएबल का टर्म इस्तेमाल आ जाए। तो अब उसमें क्या करना है, अब देखिए दोनों क्या है, दोनों आपके हैं गुड्स की परचेजेस, राइट। ये भी गुड्स की परचेज है, ये भी, मतलब मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि बाकी सारा यहाँ पे सेम वर्डिंग यूज हो रही है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। लेकिन एक के अगेंस्ट कोई नोट्स पेबल इश्यू नहीं हुआ है और दूसरे के अगेंस्ट आपने नोट्स पेबल को इश्यू कर दिया। तो अब आपने करना क्या है, पहली चीज तो ये, अब सवाल ही आता है कि कौन सी डे बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, दोनों, तो दोनों आपने परचेज डे बुक में ही रिकॉर्ड करनी है। लेकिन अगर जिसमें आपको कल वाला अगर क्वेश्चन याद हो तो उसमें हमने परचेज डे बुक में स्टेशनरी को भी दिखाया था और उसके लिए हम लोगों ने परचेज डे बुक के 2 कॉलम्स बना लिए थे, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, आप परचेज डे बुक जब बनाओगे तो आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स लिखने हैं, राइट। और पहला कॉलम रुपीस का होगा किसका, अकाउंट्स पेबल, नॉर्मल आपकी जो लाइबिलिटी है जिसके अगेंस्ट आपने कोई नोट्स पेबल नहीं इशू किया है। और दूसरा कॉलम आपका होगा किसका, नोट्स पेबल का, ठीक है। तो नोट्स का ऑल्टरनेटिव नाम जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं उसको, ठीक है। नोट्स पेबल हो, नोट्स इशू करें या हम बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करें, दैट इज द सेम थिंग, राइट। इसको हम फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे जाके कंट्रोल अकाउंट पढ़ते हुए। तो मैंने इस फॉर्मेट में आपको बता दिया कि अगर नॉर्मल कोई सिनेरियो हो तो आपका परचेज डे बुक कुछ इस तरह से बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पे बिल्स या नोट्स हैव बीन इशूड अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल परचेजेस अकाउंट्स पेबल के कॉलम में लिख देंगे और नोट्स या बिल्स के जिसके अगेंस्ट इशू है उनको आप दूसरे कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात। इसी तरह सेल्स डे बुक में भी अब बिल्स आप इशू भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ सोल्ड गुड्स अगेंस्ट नोट्स रिसीवेबल। अब उसमें नोट्स रिसीवेबल का टर्म इस्तेमाल हो जाएगा ऑन क्रेडिट, राइट। तो आपने क्या करना है, नॉर्मल अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम अलग और नोट्स या बिल्स रिसीवेबल का कॉलम अलग करना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह कल हमने देखा
कि अगर स्टेशनरी की क्रेडिट पे परचेज हो रही है तो उसको भी आप परचेज डे बुक में लेके जा रहे हो, लेकिन अलग कॉलम में। क्लियर है मोहसिन और मुबशिर? जी मोहसिन और मुबशिर क्लियर है बच्चे? फॉर्मेट की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है? तो ये सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक की बात हो रही है। अच्छा मुबशिर, मैं पूछती हूँ कि खैर है तो आप मुझे आगे से रिस्पॉन्ड कर दिया करो, चैट बॉक्स में जी लिख दें, ओके लिख दें, राइट, या नो लिख दें अगर आपको नहीं क्लियर, ताकि मैं फिर तसल्ली से फिर आगे प्रोसीड करूँ, राइट। फिर आपके पास रिटर्न डे बुक का वैसे ही फॉर्मेट है, ठीक है, सेम उसका है, बस टाइटल में चेंज हो जाएगा, परचेज रिटर्न डे बुक आ जाएगा, सेल्स रिटर्न डे बुक में सेल्स रिटर्न डे बुक आ जाएगा। फिर मैंने आपको नीचे लिखा है कि कैश बुक का जो प्रेफर्ड फॉर्मेट है वो ये है, और ये हम कर चुके हैं, राइट। और इसमें मैंने नीचे ये लिखा हुआ है कि नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या है, ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें ये बात हुई हुई है कि नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर आपको किसी एक मोड में कैश दिया हुआ होता है, या तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन किस में होती है, कैश इन हैंड में होती है, या कैश एट बैंक में होती है। तो आपके लिए इस फॉर्मेट में बनाना आसान हो जाता है, राइट, और ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा उस सिनेरियो के लिए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिस तरह से ये मैंने जो हैंडआउट अपलोड किया हुआ है कैश बुक वाला, जिसमें हमने क्वेश्चन देखे भी थे, अगर आपने नोट किया उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी तक नहीं किया था, वो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि अब मैंने इसके बारे में आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2006। और क्या ट्रांजैक्शंस दी हुई है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, राइट, और फिर क्या दिया हुआ है, ओनर डिपॉजिटेड कैश इनटू अ बैंक अकाउंट। तो आपके पास कैश इन हैंड भी इन्वॉल्व हो रहा है और कैश एट बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब अगर इस तरह के सवाल के लिए आप वो 4-5 कॉलम्स वाला अगर कैश बुक बनाने बैठ गए, कैश रिसीट बुक में, अब देखें दोनों एसेट्स अलग अलग है, राइट, कैश इन हैंड अलग है, कैश एट बैंक अलग है। तो आप इन दोनों की ट्रांजैक्शंस को आप ये नहीं कर सकते कि सेम ही कॉलम में, यानी कि अगर मैं ये बात करूं तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप यही वाला बनाएं कैश बुक, ठीक है, और रिसीवेबल्स के कॉलम में ही अगर कोई चेक रिसीव हुआ है वो भी यहाँ पे लिख दें, और कैश इन हैंड अगर रिसीव हुआ है रिसीवेबल्स से तो वो भी यहाँ पे लिख दें। नहीं, क्योंकि दोनों एसेट्स अलग अलग हैं कैश की फॉर्म के, लेकिन वो भी अब सेपरेट हो गया। तो अब आप ये वाला फॉर्मेट इसमें फॉलो कर ही नहीं सकते। फिर आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, 2 कॉलम है कैश बुक। और इनफैक्ट इसमें एक तीसरा कॉलम भी ऐड हो सकता है, किसका, अगर डिस्काउंट का कोई सिनेरियो, ठीक है, ये भी मैं इसमें एडिट कर दूंगी। कैश बुक आपने बनाया और बिल्कुल टी अकाउंट की फॉर्म में, डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स ऑल द रिसीट्स, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स ऑल द पेमेंट्स। तो आपने क्या कर दिया, डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस नंबर, ये याद रखिएगा, ये कैश बुक है, ये कैश का टी अकाउंट या बैंक का टी अकाउंट नहीं है। फॉर्मेट सेम है, लेकिन बेसिकली इसमें आपने डबल एंट्रीज नहीं करनी। क्लियर है ना बात? तो उसका टी अकाउंट अलग बनेगा। डी हम लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके टी अकाउंट, कैश और बैंक के टी अकाउंट दोबारा से बनेंगे अलग अलग, और वो किसमें बनेंगे, जनरल लेजर में। क्लियर है बात? और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस नंबर के जो भी आपने डॉक्यूमेंट इशू किया है उसके ऊपर कोई नंबर है रसीद का, कैश, बैंक, और डेबिट साइड पे एक और कॉलम आ जाएगा, आ सकता है डिस्काउंट अलाउड का, राइट। रिसीट साइड पे आपके पास एक डिस्काउंट अलाउड होता है ना, और पेमेंट साइड पे आप डिस्काउंट रिसीव डालते हो। तो बेसिकली कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव इधर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जी जी मैम ये सिर्फ तभी बनानी है जब ये कैश इन हैंड और बैंक दोनों दी गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसकी चांसेस बहुत कम है, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें कैश इन हैंड भी इन्वॉल्व है, कैश एट बैंक भी इन्वॉल्व है, तो फिर आप ये वाला 2 कॉलम में कैश बुक बना लें। 2 कॉलम नहीं होगा, फिर वो 3। मैम अगर अगर हम एक ही यही बनाए हर क्वेश्चन में तो यूं कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। देखो बच्चे, ये वाला ना प्रेफर्ड फॉर्मेट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेफर्ड फॉर्मेट। अब सारे टीचर्स इस तरह से फिर हमें पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, कोई टीचर पढ़ाए ना ये फिर कि जब वही वाला बनाना है तो वही वाला फॉलो कर ले। नहीं, अकाउंटिंग में बेहतर होता है कि अगर आप पहले स्टेप पे चीजों को थोड़ा कैटेगराइज कर दें। तो दिस इज द प्रेफर्ड फॉर्मेट। अगर आपके पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक या कैश एट बैंक
दोनों में से किसी एक मोड में क्वेश्चन बात कर रहा है तो आपने यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना है, आपके लिए आसानी है। देखें, अगर आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं बिल्कुल टी अकाउंट की तरह, फॉर एग्जांपल बैंक है सिर्फ, तो कैश का कॉलम नहीं आएगा, और बैंक के कॉलम में आप रिसीवेबल से भी पैसे जो मिल रहे हैं वो यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, कैश सेल्स हो रही है वो भी यहीं पे डेबिट कर रहे हैं, अदर रिसीट्स है वो भी यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपसे आप पूछा जा रहा है कि आपने जनरल लेजर के अकाउंट भी बनाने हैं, तो फिर आप क्या बैठ के एक टाइप ऑफ आइटम को क्या ऐड करेंगे, मतलब जिसमें अगर रिसीवेबल्स का आपको टोटल चाहिए कि कितने पैसे रिसीव हुए, तो आप उठा के डेबिट साइड में चेक करेंगे कि भाई कौन कौन कितने रिसीवेबल्स थे, उनकी फिगर को ऐड करो, काम आपको अल्टीमेटली वही करना है। तो बेहतर है आप पहले स्टेप पे उसको कैटेगराइज कर दो ताकि जनरल लेजर में पोस्टिंग करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हर कैटेगरी का टोटल आ गया, आपने बस उठा के उसको पिक करके पोस्ट करना है, आपको दोबारा कहीं कैलकुलेशन। अच्छा मैम, जी मैम कैश इन हैंड और बैंक दोनों भी दी गए हो और फिर भी वो कहें कि आप पोस्टिंग भी करें, लेजर भी बनाए, तब मुश्किल है। वैसे इस तरह ये तो मैंने आपको कहा कि इस तरह का दोनों मोड्स में होना, कैश एट बैंक भी होना, कैश इन हैंड भी होना, इसकी चांसेस बहुत कम है, ठीक है, कि वो आए, बहुत कम इसके चांसेस हैं, बहुत रिमोट चांसेस हैं। और लेकिन अगर आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखो इसमें फिर टाइम बड़ा लगेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से पूछेगा आपसे कि जी जनरल लेजर में पोस्टिंग भी करेंगे, फिर आपको इंडिविजुअल सारे आइटम्स को देखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और कौन से आइटम्स हैं इसमें मिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो होपफुली ज्यादा से ज्यादा वो ये बोल सकता है कि बस बना दे, ठीक है, लेकिन पोस्टिंग का वो यहाँ से मांग सकता है, राइट। अच्छा, फिर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था, पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम का, ठीक है। अब पेटी कैश क्या होता है, पेटी कैश कैश इन हैंड को ही बोलते हैं, और पेटी कैश से मुराद ये ऐसा कैश इन हैंड जो कि बहुत ही कम हो, ठीक है, बहुत ही उसकी मटेरियल की अमाउंट हो, ठीक है, होता है ये कैश इन हैंड, ये बेसिकली आपके सेफ में पड़ा हुआ होता है, आपके ऑफिस की दराजों में पड़ा होता है, राइट। अब इसमें आपके पास एक सिस्टम आ जाता है जिसको कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। अब इम्प्रेस सिस्टम से क्या मुराद है, इम्प्रेस सिस्टम से मुराद ये है कि आपका जो मैनेजमेंट होती है ना, वो क्या कर देती है, वो बैलेंस उसका फिक्स कर देती है कि जी महीने के शुरू में और महीने के आखिर में, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग के टाइम पे मेरे पास सेफ में कैश इन हैंड मौजूद होना चाहिए इतना हर हाल में, राइट। तो यही होगा फिर अगले महीने के शुरू में जब वो ओपनिंग बैलेंस की बात करेंगे तो वो उसका भी बैलेंस एक किस्म का फिक्स हुआ होगा। क्या मतलब हुआ इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी मैं पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करती हूँ और मैंने लेवल ऑफ इम्प्रेस्ड, IMPREST, मैंने लेवल ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ₹25,000। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अभी आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में, अगर मैं आपको पेटी कैश बुक जो है ना वो नॉर्मली इसी तरह से बनाई जाती है, ठीक है। पेटी कैश बुक में इतने ज्यादा आइटम्स नहीं होते, तो अज्यूम करते हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में एक ही कॉलम में अगर हम सारी चीजें करें, ठीक है। वैसे इसमें भी मुख्तलिफ कॉलम्स हो सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि हाँ जी हर किस्म के एक्सपेंडिचर का अलग अलग बनाओ कॉलम, और जिसमें आप सिंपल रखते हैं। लेवल ऑफ इम्प्रेस का क्या मतलब है, लेवल ऑफ इम्प्रेस का मतलब ये है कि किसी भी पीरियड का ओपनिंग बैलेंस और किसी भी पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस ये होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, पेटी कैश बुक की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस इसका आएगा डेबिट साइड पे, ये क्यों आएगा ये मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी अभी कंट्रोल अकाउंट करते हुए, ठीक है। ब्रॉड डाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया 25,000, और उस जैसे फॉर एग्जांपल हम जून के महीने की बात कर रहे हैं, तो 1 जून को जो बैलेंस होना चाहिए वो भी होना चाहिए 25,000। 30 जून महीने के आखिर में जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन, वो भी कितना होना चाहिए, 25,000। ये बात तो आपने पहले फिक्स कर देनी है, ठीक है, लिख लेनी है अपने पास। क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि महीने पीरियड Muted. Unmuted.
पीरियड के शुरू में और पीरियड के आखिर में हम ये कह रहे हैं कि हमने 25,000 रुपए का लेवल मेंटेन करना है, ठीक है। अब आ जाए इधर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये बताऊं कि महीने के शुरू में क्या था, 25,000 रुपए सेफ में पड़े हुए थे, राइट। अब मेरा जो कैशियर है, या चले मैंने खुद, अब मैंने जाहिर सी बात है वो 25,000 रुपए सेफ में रखे हुए, सिर्फ रखने के लिए नहीं रखे हुए, राइट, उनको मैंने इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट जून को सेफ में कितने पड़े हुए पैसे, 25,000, और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून फॉर एग्जाम्पल अब मैं उनको खर्चे के लिए इस्तेमाल करती हूँ। उस 25,000 में से मैं टेलीफोन का बिल पे करती हूँ फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपए का, मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करती हूँ, बिजली का बिल पे करती हूँ फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपए का, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल छोटे मोटे दूसरे एक्सपेंसेस जो खर्चे मैंने किए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैंने पे किए फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए के। तो 25,000 रुपए आपके पास शुरू में थे साल के महीने के, राइट। और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून आपने ये खर्चे किए उस 25,000 में से, तो टोटल कितना खर्चा हो गया आपके पास, 8,000 रुपए। तो महीने के आखिर में अब क्या बोलोगे, आपके पास कितना बैलेंस बचा, कैश इन हैंड कितना है, पेटी कैश। महीने के शुरू में 25,000 था, 8,000, 17,000। ठीक है, 8,000 खर्चा हो गया, तो आपके पास 17,000 रुपीज बचे हैं सेफ में। लेकिन आपको कितने रखने हैं, आपको अब ये 17,000 को बढ़ा के कितने पे लेकर आना है, 25,000 पे लेकर आना है। सेफ में आपके 30 जून को कितने पड़े हुए, 17,000, आपने कितना मेंटेन करना है, 25,000। तो क्या करेंगे, कैश कहाँ कहाँ पड़ा होता है आपका, इन हैंड होता है और एट बैंक होता है ना, बैंक अकाउंट में भी पैसे पड़े होते हैं। तो क्या करेंगे आप फिर, 17,000 से आपको बढ़ा के कितना कितना करना है, 25,000 करना है। इसका क्या मतलब है, 8,000 अब आप ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट से कैश, पेटी कैश में। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे इसको किस तरह से बात समझ आ रही है, 17,000 है, आपको इसको कितने पे लेकर आना है, 25,000 पे। तो कितने से बढ़ाना है, 8,000, यानी कि कैश मैंने डालना है अपने सेफ में। कहां से लेकर आऊंगी मैं कैश, डबल एंट्री होगी ना, कैश इन हैंड अगर बढ़ रहा है तो कम क्या हो रहा है, कैश एट बैंक। तो ये मेरा पैसे कहां से आएंगे, मैं बैंक अकाउंट में से अपने 8,000 रुपए निकालूंगी और उनको पेटी कैश टिल में डाल दूंगी। अब इसको टी अकाउंट फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ये बात समझ आ गई। इसके आगे आपने नहीं, सेम है मोहसिन, कैश इन हैंड और पेटी कैश में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। पेटी कैश बस ये समझना, ये बहुत ज्यादा अच्छी नॉमिनल सी अमाउंट, लेकिन कैश इन हैंड हाँ वही सेम ही समझने के लिए, ठीक है। ये बात क्लियर है कि अगर इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन हो रहा है तो आपने वो लेवल जो है, वो अमाउंट है, वो ओपनिंग बैलेंस में भी लिख दिया और क्लोजिंग बैलेंस में भी लिख दी। इतनी बात समझ आ गई मुबशिर और मोहसिन दोनों को, ठीक है। अब क्या हुआ, जून के महीने में आपने ये खर्चे किए थे, डबल एंट्री इनकी क्या पास हुई, इसकी डबल एंट्री पास होनी है, टेलीफोन एक्सपेंस होना है। मुबशिर आपका कोई क्वेश्चन है बच्चा, आपने माइक ऑन किया है। जी मुबशिर, आपको आवाज आ रही मेरी? मैम समझ आ गई। अच्छा ठीक है, आप एक काम ही करो, आपकी आवाज फिर बंद होगी, आपने खुद बंद किया माइक, मुझे नहीं पता, आप टाइप कर दो, ठीक है, चैट बॉक्स में। आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो ओके या जो भी, राइट। अच्छा, टेलीफोन एक्सपेंस आपका हुआ डेबिट 3,000 से, और क्या क्रेडिट हुआ, पेटी कैश है ना, होना है। अभी हमने डबल एंट्री पास नहीं की, पेटी कैश को क्रेडिट करना है। आपने पेटी कैश के थ्रू पेमेंट किया। अब याद रखिएगा, मैं यहाँ पे डबल एंट्री नहीं पास करी, मैं सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो टेलीफोन एक्सपेंस है ये कौन सी साइड है, पेमेंट साइड। यहाँ पे मैं डेबिट और क्रेडिट नहीं कह रही, मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, पेमेंट साइड और रिसीट साइड, राइट। तो टेलीफोन एक्सपेंस की आपने पेमेंट की पेटी कैश को यूज करते हुए 3,000 रुपए की।
इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की आपने पेमेंट की 4,000 रुपए की पेटी कैश को यूज करते हुए, और आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किए 1,000 रुपीज के। अब आपके पास क्या सिचुएशन है, महीने का आखिर आ गया और आपने ओपनिंग बैलेंस में भी 25,000 लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस में भी 25,000 लिख दिया। अब जब आप बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल टी अकाउंट की तरह जब इसको बैलेंस करने जाएंगे तो क्या होगा, क्रेडिट साइड में टोटल कितनी एंट्रीज हैं, टोटल कितना आ रहा है उसका 33,000, राइट, 33,000 आ रहा है क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे सॉरी रिसीट साइड पे कितना आ रहा है 25,000 रुपए। तो यानी कि कहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी 8,000 की रिसीट साइड पे। तो ये 8,000 अब क्या है, क्या ये आपका बैलेंस कैरेड डाउन है, नहीं, बैलेंस कैरेड डाउन तो ये है जो आप ऑलरेडी लिख चुके हुए। तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है बैंक से ट्रांसफर। तो पेटी कैश इसमें डेबिट हो रहा है और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। पेटी कैश में रिसीव हो रहा है और बैंक से आपका पेमेंट दिखाई जाएगी। तो पेटी कैश बुक में ये बनाएंगे, और जब बैंक बुक बनाएंगे, जब कैश बुक बनाएंगे अलग से, बैंक की अगर बना रहे हैं तो वो अलग बन जाएगी। क्लियर हो गई बात? या अगर इधर ही बैंक का कॉलम डाल रहे हैं, एक ही कैश बुक बना रहे हैं जिसमें पेटी कैश भी और बैंक भी है, तो बैंक की कॉलम में वो पेमेंट साइड पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? सही है। तो इधर क्या होगा, इस तरह के सिस्टम में नॉर्मली हमारे पास कैरेट डाउन क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, जिस तरह हम कैश बुक वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं जिसमें आंसर आ रहा था 5,08,000 रुपए, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे हैंड आउट का। तो उसमें हमने बैलेंसिंग फिगर क्या निकाली थी, क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन अगर कहीं पे भी पेटी कैश का इम्प्रेस सिस्टम फॉलो हो रहा होगा तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगी, वो अमाउंट होगा उतना जो कि रीइंबर्स किया गया है। रीइंबर्स कहाँ किया गया है, वापस से कैश में सेफ में लाके रीइंबर्स कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। तो इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये मुझे ऑनलाइन अच्छी डेफिनेशन मिली थी। Under this system, a fixed sum is allocated to meet the petty cash expenditures, right? तो 25,000 रुपए हमने फिक्स कर दिए petty cash expenditures के लिए। At the end of the period, the cashier submits the details of the expenditures made by him, and the amount so expended by the cashier is reimbursed to him to maintain the balance of interest. तो यहाँ पे कितना उसने खर्चा किया था, हमने टोटल पेटी कैश में से कितना खर्चा किया, 8,000 रुपए। ये डिटेल को देखते हुए हम क्या करेंगे, 8,000 रुपए रिप्ले वापस से डाल देंगे किसमें, अपने सेफ में। डेबिट साइड पे 8,000 को कहेंगे बैंक, ट्रांसफर हुआ है ना, ट्रांसफर फ्रॉम बैंक है ये। 8,000 रुपए अब आपके कम हो गए थे, अब आपने दोबारा से 8,000 रुपए वापस डालने सेफ में अब महीने के आखिरी तारीख को। दिस वुड बी डन एट द एंड ऑफ द मंथ। 30 जून को क्या होगा, 8,000 रुपए आप बैंक से कैश पेटी कैश सेफ में डाल देंगे। क्लियर होगी बात? उधर बैंक से क्रेडिट भी करेंगे मैम? हाँ, ऑब्वियसली तो सिर्फ मैं पेटी कैश का इम्पैक्ट बता रही हूँ, बिल्कुल करेंगे। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि फिर अगर बैंक बुक बना रहे हैं तो उसमें हम पेमेंट साइड पे उसको दिखा देंगे 8,000 को, ठीक है, बैंक के कॉलम में वो पेमेंट साइड पर आ जाएगा। क्लियर हो गई मोहसिन, बात क्लियर है? जाहिर सी बात है, ट्रांजैक्शन क्या हुई है, ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है कि उसमें आपका बैंक भी आपका हिट कर रहा है और कैश भी आपका हिट कर रहा है, दो अलग अलग एसेट्स। तो कैश पेटी कैश में आप रिसीट साइड पे दिखाओगे और बैंक में आप दिखाओगे पेमेंट साइड पे, ठीक है। तो ये बस छोटी सी 2-4 चीजें डिस्कस करनी थी। फिर मैंने नीचे जो है वो जनरल जर्नल मैंने वो बता दिया कि इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। मैंने हर डे बुक के बारे में बता दिया है कि ऑल दोस ट्रांजैक्शंस दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द 5 प्रीसीडिंग डे बुक्स, ठीक है, यानी कि पहली 5 डे बुक्स में जो ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्ड होती हो, फॉर एग्जांपल ओनर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट। नॉन कैश एसेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर। अगर मैं ये कहूँ स्टार्टेड बिजनेस विद बिल्डिंग ₹1,50,000, डबल एंट्री क्या पास होगी, क्या होगी क्या आगे स्टेप में, कैपिटल और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और फर्नीचर या सॉरी बिल्डिंग आपका हो जाएगा डेबिट, राइट।
उसमें कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व हैं? अगर मैं आपको ये कह रही हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद बिल्डिंग ₹1,50,000, इसमें 2 आइटम्स इन्वॉल्व हैं, बिल्डिंग और कैपिटल। तो ये ना आपकी परचेज है, क्रेडिट परचेज है, ना ये क्रेडिट सेल है, ना ये कोई सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, और ना ही इसमें कोई कैश इन्वॉल्व हुआ है, कैपिटल और बिल्डिंग इन्वॉल्व हुआ है। तो फाइनली ये फिर किस डे बुक में रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन? जनरल जर्नल में, राइट। तो अब इसमें मैंने लिख दिया परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स दैट इज अदर देन इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, ये हम देख चुके हैं। अगर फर्नीचर को खरीदा जाए क्रेडिट पे तो ये भी जनरल जर्नल में आती है। क्लियर है यहाँ तक बात? सही है मोहसिन और मुबशिर? चले, वेरी गुड। तो हमारा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में अब फर्दर डिस्कशन के लिए कोई चीज नहीं रहती। ये मैं डॉक्यूमेंट जो है ना यहाँ से अब रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा इसमें मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ठीक है, तो आई एम रिमूविंग दिस डॉक्यूमेंट। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो उसको अपने पास से डिलीट कर दें, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कामयाब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज फॉर्मेट, ठीक है। हेलो जी मोहसिन, मैम। जी बोले। जी मैम, ये परचेज डे बुक में आपने जो कॉलम बताया है नोट्स पेएबल का, हम यानी पहले क्वेश्चन पढ़े, उसमें नोट्स पेएबल दिए गए हो तो तब बनाए। नहीं, ऑब्वियसली अगर नहीं गिवन तो फिर आप क्यों अपना जगह और टाइम जाया कर रहे हो? तो हम क्या करते हैं, पहले हम पूरे सवाल को पढ़ते हैं ना, ताकि हमें हाईलाइट हो जाए कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी नहीं है। तो अगर कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ, कोई वाउचर नंबर शंबर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम वो वाला कॉलम भी नहीं डालते, राइट। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पहले उसमें चीजें हाईलाइट करनी है, और फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना है, ठीक है। चलेंगे, तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का जो हमारा चैप्टर था वो हमारा हो गया रैप अप। अब आपको जहां जहां से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं आप पकड़े उनको और आप सॉल्व करना शुरू करें। आईकैप का क्वेश्चन बैंक है, पैक का क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा दूसरी अगर कोई बुक से आपको किसी अच्छी सोर्स से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो यू आर वेलकम, राइट। सो यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग की प्रैक्टिस जारी रखें, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की प्रैक्टिस जारी रखें। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज अब मुझे लग रहा है कि टेस्ट हो रहा है, मतलब हर हो सकता है ऑल्टरनेट उसमें हो रहा हो, राइट, लेकिन ये टेस्ट हो जाता है। एंड दिस इज एन इजी स्कोरिंग टॉपिक, इजी स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इसके पास पेपर्स उठाते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल जो है वो या तो मैं सेंड कर दूंगी या मैं आप लोगों को कल उसका रेफरेंस वगैरह बता दूंगी कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन थे पास्ट पेपर्स के रिसेंटली जो आए हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के, ठीक है। तो बहुत ही इजी स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं। अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मेट आता है, तो आपके फ्री में मार्क्स, राइट, ठीक है। तो आपने बस अभी जितना हमने सो फार किया उसकी प्रैक्टिस जारी रखें, ठीक है। वो हम लोग सारा कर चुके हैं कंप्लीट। डबल एंट्री से रिलेटेड हम और भी कुछ नई नई चीजें पढ़ेंगे, तो नेचुरली सी बात है, हो सकता है अगर आप कोई पास पेपर उठाएं डबल एंट्री का कोई क्वेश्चन हो और अगर उसमें आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो हो सकता है वो हमने अभी तक ना की हो, ठीक है। जिस तरह भी हमने स्टॉक ड्रॉइंग नहीं की कि अगर ड्रॉइंग करे ओनर विड्रॉ करे क्या गुड्स, वो चीज हमने अभी तक नहीं की, ठीक है। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता से और भी वी विल ऐड टू आवर नॉलेज अबाउट डबल एंट्रीज। नेचुरली सी बात है, अभी हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आपका हो सकता है कि आपके किसी पास्ट पेपर में डबल एंट्रीज आपसे पूछी गई हो किसी एडवांस टॉपिक की, तो वो तो आपको भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो बेसिक अगर कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछ लें, मेरे से चेक करवा लें कि मेरे से हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट है। ये ना हो कि वैसे ही वाकई में आपके लेवल का क्वेश्चन हो और आप मुश्किल लग रहा हो आपको, आप कहो कि ये तो अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए रेलेवेंट हो, तो वो तो फिर गड़बड़ वाली बात है ना। आपको लगेगा कि भाई हमने तो ये पढ़ा हुआ नहीं है और आप उसको छोड़ दो, या अगर आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो आप उसमें यू डोंट वर्क हार्ड ऑन दैट एंड यू जस्ट लेट इट गो, और पता चले कि जी वो तो था आपसे रेलेवेंट था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते यूज करते तो आपसे वो हो जाता, ठीक है। तो उसको इतना लाइटली भी ना लें। अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही है मेरे से चेक करा लें। न्यू कैश बुक बच्चे, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी ना, उसमें लिखा हुआ होगा, लिखवाने की क्या जरूरत है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में शेयर कर लूंगी, इसमें लिखा हुआ है, सही है। चलें जी, अब शुरू करते हैं अपना, हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं
कंट्रोल अकाउंट का। अब कंट्रोल अकाउंट के बारे में अगर आप किसी अपने सीनियर से डिस्कशन हुआ हो जिसने पहले इंट्रो पढ़ी हुई है, तो कंट्रोल अकाउंट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स, ठीक है, फॉर सम रीजन, मुझे समझ में नहीं आती क्यों। इवन दो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट पिछले सारे क्लियर हैं तो आप आराम से कंट्रोल अकाउंट के चैप्टर को कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब कंट्रोल अकाउंट के चैप्टर में हमने दो चीजें पढ़नी है। अब मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि हम कंट्रोल अकाउंट थोड़ा बहुत कर भी चुके हैं, ठीक है, कैसे कर चुके हैं बात करते हैं अभी। कंट्रोल अकाउंट के दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में हमने इनको पढ़ना है, ठीक है। एक तो है सिंपल बेसिक है प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट, और बाद में आके 2-3-4 दिन के बाद प्रैक्टिस करके, बेसिक्स की प्रैक्टिस करके हम किस पर आएंगे, करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स इन वेयर, करेक्शन ऑफ errors in control accounts and subsidiary ledger and subsidiary ledger, ठीक है। तो ये पोर्शन हमने बाद में करना है, पहले हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंट्रोल अकाउंट हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में पढ़ चुके हैं। जनरल लेजर में जब हम डबल एंट्रीज पोस्ट कर रहे होते थे तो जनरल लेजर में हम ये टर्म इस्तेमाल करते थे, टोटल रिसीवेबल अकाउंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, जितने भी आपके क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनका टोटलिटी के बेसिस पे क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, राइट। और साथ ही हम ये पढ़ते थे टोटल पेएबल अकाउंट, राइट। और उस वक्त मैंने आपको टोटल की टर्म्स इसलिए समझा दिया कि हमें फिर कंफ्यूजन ना हो, हमें ये कनेक्शन समझ में आ जाए कि टोटल रिसीवेबल अकाउंट और सेल्स लेजर इन द सब्सिडी लेजर में क्या कनेक्शन है, सब्सिडी लेजर में और टोटल रिसीवेबल और टोटल पेएबल अकाउंट में क्या कनेक्शन है। तो बेसिकली होता क्या है, सब्सिडी लेजर का जो सेल्स लेजर वाला हिस्सा है उसमें आप इंडिविजुअली आप सेपरेट डेटा मेंटेन कर रहे होते हैं हर कस्टमर का अलग अलग, और टोटल रिसीवेबल अकाउंट में क्या हो जाता है, वो आप मिला देते हो, राइट। लाइकवाइज सब्सिडरी लेजर का जो परचेज लेजर वाला पार्ट है उसमें आप सेपरेटली अपने क्रेडिटर्स का, अपने क्रेडिट सप्लायर्स का इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे होते हो, लेकिन जनरल लेजर के टोटल पेएबल अकाउंट में उनको किसको क्या कर देते हो, मर्ज कर देते हो, ठीक है। तो अब टोटल रिसीवेबल अकाउंट इज बेसिकली व्हाट दिस इज कॉल्ड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। एक और नाम भी है जिससे भी मैं पढ़ाऊंगी भी, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। लाइकवाइज टोटल पेएबल अकाउंट को आप क्या कहते हो, पेएबल कंट्रोल अकाउंट, सही है। तो ये चीज हम थोड़ी सी बेसिक इसकी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे अब हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, देखिए बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में बिल्कुल बेसिक था, ये बिल्कुल बेसिक कंट्रोल अकाउंट था। अब कंट्रोल अकाउंट के चैप्टर में आके अब हमने उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप बेसिक फॉर्मेट जो है वो दोनों अकाउंट्स का, दोनों कंट्रोल अकाउंट्स का नोट कर लें। बेसिक फॉर्मेट से मुराद ये कि इसमें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस करते रहेंगे, एडिशंस करते रहेंगे, जैसे जैसे हम सिनेरियोस को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इन दी एंड अगेन मैं आप लोगों से एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट शेयर करूंगी टॉपिक खत्म होने के बाद, जब हम सारी चीजों को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो उसमें फिर आपके पास 100% सारी चीजें मौजूद होंगी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये जरा टाइटल लिखे, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये बात याद रखें, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से हम निकल चुके हैं, अब हम कहाँ हैं, किधर बनाते हैं हम लोग, टोटल अकाउंट कहाँ पे बनाते हैं, जनरल लेजर में, राइट। अब टाइटल में मैंने टी अकाउंट के लिखा है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये बेसिकली दूसरा नाम है किसका, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का, ठीक है।
तो ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का दूसरा नाम है, या तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट लिखा होगा या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा होगा, वन इज द सेम थिंग, राइट। अब इसका आप जरा फॉर्मेट अपने पास नोट कर लें, फिर जितना टाइम बचेगा 11 बजे तक हम उसको देख लेंगे कि कितना हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें बैलेंस B/D, जिस तरह कैरेट डाउन C/D था, उस तरह बैलेंस ब्रॉड डाउन B/D, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। यहां पे भी आपने क्या लिखना है, बैलेंस B/D, और इसके आगे ब्रैकेट्स में लिख दें एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। फिर क्रेडिट सेल, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स, dishonored checks, refunds to customers। फिर क्रेडिट साइड पे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कॉन्ट्रा एंट्री CONTRA एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और चलें नोट कर लें जल्दी से, मैं रीड करती जा रही हूँ ताकि कि किसी को राइटिंग समझ में ना आए तो वो गलत ना लिखते हैं। डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट सेल, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स या चार्ज टू कस्टमर्स भी कैसे लिख सकते हैं इसको, डिसऑनर्ड चेक DISHONOURED चेक, रिफंड टू कस्टमर्स, बैलेंस कैरिड डाउन ब्रैकेट में एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। फिर क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कैश/बैंक, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ WRITTEN ऑफ, राइट। और कॉन्ट्रा एंट्री CONTRAENTRY, और फिर आखिर में बैलेंस कैरिड डाउन। नोट कर लिया दोनों ने? ठीक है, तो एक काम ये करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर किस पे आते हैं, अपना पेबल कंट्रोल अकाउंट पे, अगर टाइम बचा तो, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा तसल्ली से डिस्कस करते हैं। अब इसमें कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है उनका। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड दे दूं किसका, बैलेंस ब्रॉट डाउन का, ठीक है, कि बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस CD, ये हम कर चुके हैं, राइट। बैलेंस निकालना हम सीख चुके हैं, क्लोजिंग बैलेंस, महीने के या साल के आखिर में क्या बैलेंस है उस पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस का, राइट, और कैपिटल या ड्राइंग का, ठीक है। अब हम आते हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक T अकाउंट आपके सामने बन रहा है, किसका, फर्नीचर का,
ठीक है। फर्नीचर आपका क्या है, आपका नॉन करंट एसेट है। अब आपने ड्यूरिंग द मंथ जो है कुछ फर्नीचर खरीदा, ठीक है, कुछ फर्नीचर खरीदा। अब महीना खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल 30 जून खत्म हुआ, तो आप क्या निकालते हो, बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हो, जो कि किस साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है। क्यों, क्योंकि फर्नीचर आपका एसेट है और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो कैरेट डाउन उल्टी साइड पर आता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कैरेट डाउन आता है 1,50,000। मैंने 2-3 दफा कोई फर्नीचर खरीदा, राइट। आई एम कंसर्न विद बैलेंस कैरेट डाउन फॉर द एट द मोमेंट। इतनी बात क्लियर है। बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस का बैलेंस कैरेट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये काम हो गया, क्लियर है ना यहाँ तक मोहसिन। अब अगर मैं 30 जून को ये कहूं कि जी, क्या मतलब हुआ इसका, 30 जून को मैं ये कहूंगी कि मेरे बिजनेस के पास 1,50,000 के का फर्नीचर मौजूद है, पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है, महीना खत्म हो गया, वो पड़ा हुआ है, राइट। तो मैं ये बात कहूं कि 30 जून को मंथ के एंड पे मेरे बिजनेस के पास 1,50,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है। अब मैंने इस बैलेंस कैरेट डाउन को यूज करते हुए क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस से मैं हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाऊं मंथली, राइट। अब मैंने वो सारा काम खत्म कर लिया। अब मेरा क्या हुआ, बिजनेस तो मेरा चल रहा है। अगला दिन आ गया, अगला दिन कौन सा, 1 जुलाई, और अगले दिन से मेरा दूसरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो गया, है ना। मेरा अकाउंटिंग पीरियड महीने महीने का है, मैं महीने महीने बाद क्लोजिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मेरा अकाउंटिंग पीरियड दूसरा शुरू हो गया, जुलाई का महीना शुरू हो गया, मुझे जुलाई की अकाउंटिंग करनी है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करने से पहले, कोई और फर्नीचर की रिकॉर्डिंग करने से पहले, अगर तो मैं जुलाई में कोई चीज खरीदती हूँ, मैं क्या करूंगी, 1 जुलाई को मैं जब खड़ी हुई हूँ और मैं दोबारा से यह बात बोलूंगी कि मेरे पास पहले से 1,50,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है, पहले से, यानी कि महीने के आखिर में मैंने बोला, और मैंने अगले महीने के शुरू में भी ये बात दोहरानी है कि मेरे पास पहले से महीने की पहली तारीख को इतना फर्नीचर पड़ा हुआ था। इसको हम कहेंगे, इसको हम अकाउंटिंग की जुबान में रिप्रेजेंट करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन से। बैलेंस कैरेट, सीडी क्या होता है, कैरेट डाउन, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि हम 1,50,000 का बैलेंस कैरी डाउन कर रहे हैं। कैरी डाउन वेयर, टू द नेक्स्ट मंथ, यानी कि जुलाई के महीने में हम 1,50,000 कैरी डाउन करना चाह रहे हैं। तो अब क्या हिसाब होगा, 1 जुलाई, यानी कि इस क्लोजिंग से इमीडिएटली अगला दिन 1 जुलाई को आपने लिख देना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, B/D या ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है कितना, 1,50,000, राइट। तो आप क्या कह रहे हो, 1 जुलाई जो कि इस महीने की पहला दिन है, उसमें आपने कहा कि पहले दिन पहले से मेरे पास कितना फर्नीचर पड़ा हुआ है, 1,50,000। ये मैंने आज के दिन नहीं खरीदा, 1 जुलाई को मैंने नहीं खरीदा, ये पहले से मैं खरीद चुकी थी और मेरे पास पहले से एक वाज इन फिजिकल एग्जिस्टेंस। ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब सवाल ये आता है, अच्छा अगर आप लोगों को आइडिया है ब्रॉट डाउन का तो प्लीज बेयर विद मी, इन केस कोई ऐसा है जो पहली दफा इंट्रो पढ़ा है तो उसको ये आइडिया नहीं होगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मैंने उसको ऑपोजिट साइड पे क्यों लिखा। अब हमने इतनी बात तो याद कर ली थी कि कैरेट डाउन के केस में क्या होता है, डेबिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। लेकिन अब आपने ये बात याद रख लेनी है कि ब्रॉट डाउन के केस में ये डेबिट बैलेंस ही है ना 1,50,000 का, 1,50,000 इधर भी डेबिट बैलेंस है और कैरेट डाउन में भी डेबिट बैलेंस था। तो ब्रॉट डाउन के केस में डेबिट बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन के केस में, और कैरेट डाउन के केस में ऑपोजिट। तो बात समझ आ गई। आपने क्लोजिंग करनी है और क्लोजिंग के अगले ही दिन जब अगला महीना शुरू होगा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम क्या कर देंगे, उसी फिगर को ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे और उसकी जगह कैरेट डाउन की जगह लिख देंगे ब्रॉट डाउन, और मैम पहले वाली तारीख लिख देंगे। जी मोहसिन।
जी मैम, ये ब्रॉड डाउन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के पहले दिन ही जरूरी है करना या बाद में भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, बाद में क्यों करेंगे, पहले अगले अकाउंटिंग पीरियड के पहले दिन करना ही होता है। दूसरा कैरेट डाउन महीने के आखिरी दिन होगा ना, अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन आपने कैरेट डाउन करना है, बीच में कभी नहीं कर सकते, राइट, अनलेस के क्लोजिंग हो रही हो। क्लोजिंग के टाइम पे आपने कैरेट डाउन करना है, ये बात आपने याद कर ली हुई है, उससे पहले आप कैरेट डाउन नहीं करते ना। मैं अगर आपको ये कहूंगी महीने बाद मेरी क्लोजिंग है और अगर आप टी अकाउंट में मुझे 10 दिन के बाद कैरेट डाउन कैलकुलेट करके दिखा देंगे तो मैं तो उसको कट कर दूंगी कि क्या किया हुआ है। कैरेट डाउन तो क्लोजिंग के टाइम पे निकलता है और क्लोजिंग आपकी नॉर्मली कब होती है, महीने के आखिर में, तो महीने के आखिर में आपने कैरेट डाउन निकाला। इसी तरह ब्रॉड डाउन में भी आपने हर हाल में अगले अकाउंटिंग पीरियड की पहली तारीख को लिखना है, ठीक है। तो इसमें कोई आप डेविएट नहीं कर सकते कि चलो एक काम करते हैं, पर पहले हम 10 जुलाई को हमने खरीदा कुछ फर्नीचर और, तो 10 जुलाई को हम डेबिट कर देते हैं 60,000 से, ये काम नहीं करते और फिर एक काम ही करते हैं फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ये बात गलत है आपकी, ये बात गलत है, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा, प्रॉपर जिसका तरीका है। देखो अगर आप नोट करो तो अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जा रहे हैं। तो 1 जुलाई को आप देख रहे हो, 1 जुलाई को आप कह रहे हो मेरे पास फर्नीचर पहले से पड़ा हुआ है, उसको आप पहले लिख दो, और फिर अगर आपने बाद में कोई चीज खरीदी वो ऑर्डर के हिसाब से बाद में लिखा होना चाहिए ना, तो आपने फिर बाद में लिखना है 60,000 या व्हाटसोएवर। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन की सिचुएशन आपको समझ में आ गई, राइट। अब जरा आते हैं अपने कंट्रोल अकाउंट पे, सिर्फ ब्रॉड डाउन के ऊपर ही डिस्कस होगा। अब कंट्रोल अकाउंट हमारा क्या है, बेसिकली सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है, रिसीवेबल्स का टोटल अकाउंट है ना। रिसीवेबल्स हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन किस साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे, और ये आपको एक बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे नजर भी आ रहा है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि साल के शुरू में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है रिसीवेबल के अकाउंट में, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है रिसीवेबल के अकाउंट में, तो ये कैसे हो गया, रिसीवेबल तो एसेट है, एसेट से आपको रिसीव ही करना होता है, एसेट आपका डेबिट बैलेंस होता है, आप उसको डेबिट साइड पे लिखोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि साल के शुरू में रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, 1 तारीख को बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई। अब जरा इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि क्रेडिट बैलेंसेस कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स के होते हैं। हमने कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स के पढ़े क्रेडिट बैलेंसेस, हमने पढ़ा है कि क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, इनकम का, ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर रहे हैं ना, और लायबिलिटी। तो अब आपके पास एग्जैक्टली एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ लायबिलिटी, वेरी गुड मोशन। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर क्रेडिट साइड पे है तो हम इसको क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन ये एसेट के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कैसे आ गया, रिसीवेबल से कैसे आपको क्रेडिट हो गया। अब आप जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये बैलेंस इन तीनों में से किसी एक नेचर का होगा। क्या ये बैलेंस कैपिटल है, नहीं, ये तो रिसीवेबल से कोई हमारा लेन देन है, हमारे कस्टमर्स के साथ कोई लेन देन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये अकाउंट हमारा कस्टमर्स का अकाउंट है, क्रेडिट कस्टमर्स का। ये सारे आइटम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कस्टमर्स को। कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में तो ओनर के साथ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ये क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का नेचर का तो है नहीं। क्या ये कोई इनकम है, नहीं, ये तो बैलेंस है, साल के शुरू में ये पैसे पड़े हुए थे पहले से इस अकाउंट के अंदर, राइट, तो ये इनकम तो हो गई नहीं, तो फिर ये क्या है, दिस इज अ लायबिलिटी। लेकिन ये लायबिलिटी किसके किसके अगेंस्ट है, रिसीवेबल, आपके कस्टमर से कोई चीज है जो कि आपने अपने कस्टमर्स को पे बैक करनी है। कस्टमर से नॉर्मली क्या सिचुएशन होता है, कस्टमर से, क्रेडिट कस्टमर से आपको पैसे लेने होते हैं, राइट। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कस्टमर से ही, कस्टमर के साथ आपका कोई लायबिलिटी वाली रिलेशनशिप हो, तो उसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे।
अब सवाल ये आता है कि कस्टमर से के साथ लायबिलिटी की सिचुएशन कैसे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कस्टमर था मिस्टर ए, उसने क्या किया, आपको एडवांस दिया हुआ है पिछले साल से 10,000 रुपए का। एडवांस से क्या मुराद है, कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए, आपने अभी तक उसको गुड्स सेल नहीं की, एडवांस, राइट, कि जरा पैसे रख लो, फिर जब मैं खरीदूंगा तो उसके अगेंस्ट हम एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो 10,000 रुपए अब क्या हो गए, अब आपके सर पे तलवार लटक रही है कि मुझे उसको गुड्स सप्लाई करने हैं। तो अब इस सेंस में लायबिलिटी किस फॉर्म में होगी, आपको उसको कुछ पैसे नहीं देने, क्या देने हैं, गुड्स देने। यू विल बी लायबल टू पे टू सप्लाई गुड्स टू दैट पर्सन, राइट। तो लायबिलिटी आ गई इसमें, जो जितने के गुड्स आपने, जितने का आपने पैसे ले लिए थे और आपने अपने पास रखे हुए और अभी तक गुड्स सप्लाई नहीं किए, वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इसी तरह लायबिलिटी सिनेरियो इस तरह से भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल पिछले महीने ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां से आ रहा होगा, पिछले अकाउंटिंग पीरियड से, है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां से आ रहे होते हैं, पिछले अकाउंटिंग पीरियड से। तो उसका मतलब है पिछले अकाउंटिंग पीरियड में आपने कुछ किया होता है जिसकी वजह से अब उसका इफेक्ट आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है, राइट। बात समझ आ रही है ना। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले अकाउंटिंग पीरियड में मेरे कस्टमर ने मुझे कोई पेमेंट करनी थी, वो उसने पेमेंट कर दी, लेकिन पता चला कि उसने 1,000 रुपए हमें क्या दे दिए, एक्स्ट्रा पे कर दिए। 1,000 रुपए उसने हमें एक्स्ट्रा दे दिए, अब उसके 1,000 रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं ना, हमें उसको 1,000 रुपए वापस करने हैं। ये क्या हो गया, कस्टमर के अगेंस्ट लायबिलिटी की सिचुएशन हो गई, रिसीवेबल वाली सिचुएशन नहीं हुई। तो करना क्या है, अगर कस्टमर्स के साथ ही आपके पास, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आ रही है कस्टमर के साथ, तो वो आपने कस्टमर के ही अकाउंट में, क्रेडिट कस्टमर के ही अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जो कि क्या है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसमें आपने ये नहीं करना कि लायबिलिटी का अलग अकाउंट खोल देंगे, राइट। बात समझ आ रही है जी, मोहसिन क्लियर है, और मुबश्शिर आपको भी। चले ठीक है, तो एक काम ये करते हैं, यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। कोई सवाल है तो भी आप पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर इजाजत दें। और मुबश्शिर आप जरा 2 मिनट रुकना, मैंने आपसे कुछ पूछना है क्लासेस के बारे में। जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है मोहसिन? चलें ठीक है, वेरी गुड। इंशाल्लाह फिर कल हम टेस्ट पेपर भी डिस्कस कर लेंगे और मैं इसको सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी आज रात तक, ठीक है। आप फिर इसको देख लेना, रात तो नहीं, शाम तक इंशाल्लाह, होपफुली। चलें ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, ठीक है। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।